अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एंजाइम चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के किस तरह से एंजाइम जो है काम करते हैं। अब अगर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कि उसे स्टार्ट होने के लिए कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलवाती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का इस्तेमाल होता है केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब एंजाइम क्या करते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के साथ में वो रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो सबस्टेंट्स होते हैं, उन्हें वो इस तरह से अपने साथ जो है अरेंज कर लेते हैं कि उनका बॉन्ड ब्रेक डाउन जो है वो इजी हो जाता है। तो जब उनके बॉन्ड आसानी के साथ में टूट जाते हैं, रिएक्शन तेज़ हो जाता है और इस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी ज़्यादा अब रिक्वायरमेंट नहीं होती नए बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि दोबारा से प्रोडक्ट बनाई जा सके और इस तरह से रिएक्शन जो है वो हमारे पास तेज़ हो चुका होता है। अब लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन एंजाइम के साथ हो रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ होंगे नॉर्मल स्पीड के मुकाबले में। यहाँ पर एक तस्वीर भी इसी हवाले से दिखाई जा रही है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि स्लो रिएक्शन हो रहा है, और स्लो रिएक्शन तब हो रहा है जब जो है एंजाइम मौजूद नहीं है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर ही हो रहा है। लेकिन अगर एंजाइम का इस्तेमाल किया गया तो रिएक्शन जो है तेज़ हो गया, एक बड़ी सी रुकावट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और जल्दी से वो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि एंजाइम्स जब हमारे पास आते हैं तो वो रिएक्शन को तेज़ करते हैं और कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि एंजाइम की मौजूदगी से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सुक्रोज़ मौजूद है, सुक्रोज़ एक तरह का डायसेक्राइड है। अब सुक्रोज़ ने जब टूटना होगा एंजाइम की मौजूदगी में लाजिम बात है टूटेगा। जब सुक्रोज़ टूटेगा तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा, मतलब कि एंजाइम की मौजूदगी के बाद में भी वो कुछ और केमिकल्स में खुद से ही कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो एंड प्रोडक्ट हमेशा सुक्रोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुक्रेज मौजूद हो या ना हो प्रोडक्ट बनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि सुक्रेज जब मौजूद होगा तभी पॉसिबल ये रिएक्शन अपनी रफ्तार के साथ में हो पाएगा, वरना एंजाइम की गैर मौजूदगी में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगा। एंजाइम्स के अंदर स्पेसिफिसिटी भी पाई जाती है, मतलब कि एंजाइम जो है खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ पाते हैं और वो खास तरह के सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइड पर आकर के अटैच होते हैं और इस तरह से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स हम जोड़ को कह रहे हैं जब एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ेंगे कैटालाइटिक साइट जो होगी, जो रिएक्टेंट साइट होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। मज़ीद लिखा हुआ है जो एटम्स कैटालाइटिक साइट पे मौजूद होंगे वो इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे और फिर आखिरकार उसके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देंगे। और क्योंकि खुद से एंजाइम ने ही जो है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया है तो अब एनर्जी का एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट जो है कम रहेगी और इस तरह से रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका होगा और फिर ये जो सबस्ट्रेट होगा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। जब प्रोडक्ट बन चुका होगा तो फिर एंजाइम उस प्रोडक्ट को अलग कर देगा और एंजाइम जो होगा वापसी सेम हालत के अंदर आ जाएगा जैसे एंजाइम को कुछ हुआ ही ना हो। इसी को इस तरह से लिखा हुआ है कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम जो है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम अलग हो चुका होगा और प्रोडक्ट अलग हो चुका होगा। अब ये एंजाइम फ्री है, दोबारा से सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा। इस तरह से ये सेम प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। कभी कभी हमें जो है मेटाबॉलिक पाथवेज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है। हम सिंपली कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ये तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स हैं। दरमियान में हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने हैं वो एक अलग डिस्कशन है। फोटोसिंथेसिस भी इसी तरह से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ते हैं, ग्लूकोज बनता है। बीच में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बने हैं उनको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिसमें ए जो है उसने कन्वर्ट होना होता है बी में, बी में कन्वर्ट होना होता है सी ने कन्वर्ट होना होता है डी में। अब इसमें अलग अलग एंजाइम यूज़ होंगे, जो ए को बी में कन्वर्ट करेंगे एक एंजाइम ये हो गया, जो बी को सी में कन्वर्ट करेंगे दूसरा एंजाइम ये हो गया,
जो सी को डी में कन्वर्ट करेंगे, तीसरा एंजाइम ये हो गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे एंजाइम जो है वो सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम जो है वो मौजूद रहते हैं और फिर वो पूरे प्रोसेस को जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स मौजूद होंगे जो सारे स्टेप्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, वो अपने कोफैक्टर्स के साथ में यानी कि एक्टिव हालत के अंदर मौजूद रहेंगे। अगर हमारे पास एक एंजाइम है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है, इसमें से बी प्रोडक्ट बना है। अब ये जो बी प्रोडक्ट है ये सबस्ट्रेट है दूसरे एंजाइम के लिए जो यहाँ पर मौजूद होगा, और फिर वो उसे कन्वर्ट कर देगा सी के अंदर। अब हमारे पास सी जो है वो सबस्ट्रेट है, वो आगे फिर प्रोडक्ट में बदलता रहेगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन चुके होंगे वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट रहेंगे और फिर उन्हें दोबारा से प्रोडक्ट में बदलना होगा। इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस चलती रहेगी और फाइनली हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा। ये जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बना है ये दोबारा से सारे प्रोसेस को रोक भी सकता है। वही सेम बात, ए में से बी बना, बी में से सी बना, सी में से डी बना। अब अगर मिसाल के तौर पर डी बहुत ज़्यादा बन चुका है, ये सारा प्रोसीजर चलता रह रहा है, डी बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन चुका है और इतना खर्च भी नहीं हुआ, तो अब डी क्या करेगा, डी यहाँ से निकल करके इस एंजाइम के पास आ पहुँचेगा जो यहाँ पर मौजूद होगा और इसको ब्लॉक कर लेगा। जब ब्लॉक कर लेगा तो फिर ये सारा प्रोसीजर आगे नहीं हो पाएगा। जितना डी हमारे पास पड़ा है वो खर्च हो, कंज्यूम हो, उसके बाद में दोबारा से ये रिएक्शन जो है फिर से स्टार्ट होगा। तो इस तरह की इनहिबिशन को फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है, जहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है वही एंजाइम को इनहिबिट करने का, रोकने का काम कर रहे होते हैं। पहले एंजाइम पर असर करते हैं, फिर ये पूरा रिएक्शन जो है नहीं हो पाता। अब हम जिक्र करते हैं मॉडल्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर उन मॉडल्स की बात बयान की जा रही है जो कि एंजाइम की वर्किंग के हवाले से पेश किए गए थे। सबसे पहला जो मॉडल हमारे पास डिस्कस में आ रहा है वो है लॉक एंड की मॉडल, और इसे पेश करने वाले थे एमिल फिशर जो कि जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक खास चाबी होती है जो कि खास तरह के ताले को ओपन करती है, इसी तरह से खास हमारे पास एंजाइम होते हैं जो कि खास तरह के सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदलते हैं। मतलब कि जो एंजाइम है वो हर तरह के सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला, ना ही वो ज़्यादा तरह के सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करने वाला है। वो बस खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा। जिस तरह से खास तरह का जो लॉक होता है वो एक खास तरह की चाबी के साथ में ओपन हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसका सख्त स्ट्रक्चर होता है। वो खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ में जो एक्टिव साइट की शेप के साथ मैच करेगा उसी के साथ जुड़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट अलग है तो एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई इस तरह से चेंज नहीं आने वाला, ना ये फ्लेक्सिबल है कि ये रिएक्शन को कैरी आउट कर सके। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, अगर इसकी शेप एक्टिव साइट के साथ में मैच करेगी तभी ये इसके साथ में जुड़ेगा और फिर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस तरह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल करके अलग अलग हो जाएगा। तो एंजाइम की एक्टिव साइट इस मॉडल के अकॉर्डिंग फिक्स है, सख्त है, और वो चेंज नहीं होती रिएक्शन के दौरान में। शुरू में यही बात बयान की जाती थी और माना जाता था कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम भी थे जो कि लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे थे जहाँ पर एक एंजाइम मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व था, मुख्तलिफ तरह के सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ रहा था, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। तो इसके लिए डेनियल कोशलैंड आते हैं और वो अपना एक मॉडल पेश करते हैं जिसका नाम इन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल रखा। इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में उसकी एक्टिव साइट पर जुड़ेगा तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज को ला देता है। इस तरह से उन चेंजेस के नतीजे के अंदर एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो उसे ठीक से बाइंड कर पाती है और फिर रिएक्शन अच्छे से हो पाता है। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो सख्त स्ट्रक्चर नहीं होता और वो मॉडिफिकेशन के अंदर यानी कि चेंज में जा सकती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रिएक्शन की शुरू में ही रहेगी, जिसके नतीजे में सबस्ट्रेट किसी भी शेप का वो एंजाइम के एक्टिव साइट में परफेक्टली आ जाएगा और रिएक्शन कैरी आउट रहेगा। यहाँ पर दिखाया हुआ एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट की शेप अलग से दिखाई हुई है। अब सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पर जुड़ने की करेगा तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा, यानी सबस्ट्रेट लाएगा चेंजेस ताकि वो फिट हो सके, इसीलिए इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहा हुआ है। तो इस तरह से फिर सबस्ट्रेट के चेंजेस के नतीजे के अंदर सबस्ट्रेट इसके साथ ठीक से जुड़ पाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन पाएगा।
फिर प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे पास इस तरह से अलग हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास इंग्लिश फिट वंडर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।